जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 25 ऑफ जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज मेरा वीडियो जो है वो ऑफ किया हुआ है मैंने। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, राइट। क्योंकि उसका रीजन ये है कि आज थोड़ी सी तबीयत जो है वो डाउन है, तो और मैं भी रेडी नहीं हूँ। सो इसलिए वीडियो जो है वो आज का ऑफ है। तो आज अवॉइड करिए वीडियो को और सिर्फ मेरी बातों पर फोकस कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। एक सेकंड। हाँ, तो ये अच्छा, बाय द वे आप लोगों ने बताया नहीं मुझे कि मेरी प्रॉपर आपको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। मतलब क्लियर है कि नहीं वॉइस। मतलब अभी आपको वॉइस का इशू आ रहा था ना, कल के लेक्चर में किसी ने भी मेंशन नहीं किया कि आप वॉइस क्लियर है कि नहीं। तो आज प्लीज मेंशन करके मुझे बता दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो है वो सेशन को। और आपको बता दें कि अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए देखिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। आपको अगर प्रॉपर तैयारी करनी है जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की, यूपीपीसीएस, बीबीएससी, यूकेपीएससी, आरओई, आरओबी, ईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की प्रॉपर तैयारी करनी है बिल्कुल, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दो। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है और बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। हर साल हमारे पूरे कोर्स जो है वो अपडेट किए जाते हैं। और ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला टॉपिक तो आप लोग को ऑलरेडी जो है पता ही है, मैंने आप लोग को बताया भी था कि हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मिड टर्म में ही रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया। इससे ना सिर्फ आपको अभी इस टॉपिक से पॉलिटी समझने का मौका मिलेगा, बल्कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये टॉपिक आपके लिए काम में आने वाला है। तो हालांकि ये टॉपिक जो है वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड है, राइट। तो आपको जो है वो उतना फोकस जो है वो करना नहीं है किस चीज के ऊपर, जो न्यूज आई है उसके ऊपर, क्योंकि न्यूज बहुत बेसिक सी है कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने जो है वो इस्तीफा जो है वो दे दिया है। आपको इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड नोट्स मत बनाना, और अभी तो नोट्स बनाने नहीं, इससे रिलेटेड सिर्फ सुन लो, क्योंकि पॉलिटी में ये वाला टॉपिक आपको ऑलरेडी कवर करवाया जाता है और साथ ही साथ आपके नोट्स भी बनवाए जाते हैं। तो अभी के लिए नोट्स आपको बनाने नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। अब सुनिए, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मॉनसून सेशन के पहले दिन ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और रीजन क्या बताया कि हेल्थ इश्यूज, है ना, कि उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो रही है, तो इस कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, क्योंकि कुछ महीनों पहले की बात है, सेम हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि वो 2027 तक जो है वो रिटायर करेंगे, राइट। बट अब देखिए, अचानक से उन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो अपना दे दिया। ये रेजिग्नेशन आर्टिकल 67A के अंडर दिया गया है, ये चीज याद रखिएगा, राइट। ये देखो, संविधान के ये आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ये लिखना नहीं, इससे रिलेटेड नोट्स मत बनाइए, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने जहां पर भी पॉलिटी में ये आर्टिकल्स पढ़े हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान देना आप पढ़ते समय। अब होता यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने हैंड रिटन रेजिग्नेशन डायरेक्टली ऑनरेबल प्रेसिडेंट को वो देते हैं, पता है आपको ये वाली चीज। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट जो है वो थोड़े से ध्यान में रखिएगा। अब इस रेजिग्नेशन का इफेक्ट इमीडिएट होता है, कोई नोटिस पीरियड या अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। और इंटरेस्टिंगली, रेजिग्नेशन ने सिर्फ कुछ घंटे पहले ही वाइस प्रेसिडेंट ने राज्यसभा की ओपनिंग सिटिंग प्रेसाइड की थी, पता है। यानी कि ये रेजिग्नेशन देने के कुछ समय पहले ही जो वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने मॉनसून सेशन का पहला दिन जो था, तो उसकी ओपनिंग आप कह सकते हैं ना कि शुरू हुआ है, तो वो कुछ समय पहले ही उन्होंने जो है वो प्रेसाइड करी और फिर उसके बाद रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया। तो ये बड़ा शॉकिंग था कि कुछ घंटे में ही फैसला जो है वो रेजिग्नेशन से रिलेटेड लिया गया। स्वास्थ्य का तो एक बहाना है, यही कंट्रोवर्सी जो है वो सामने चल रही है अभी, बट आपको कंट्रोवर्सी वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको आर्टिकल 67A से रिलेटेड फैक्ट्स बस पता होने चाहिए जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल्स और जो है वो देख लेते हैं हम लोग, ये सब चीजें। आर्टिकल 63 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा आप कि ये पोस्ट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है। आर्टिकल 64, ये पूरा आर्टिकल्स याद रखना है आपको। आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, आप सभी लोग जानते ही हैं। 65 कहता है कि अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज नहीं निभा सकते तो वाइस प्रेसिडेंट उनका रोल टेम्पररी ले सकते हैं। और आर्टिकल 68 डील करता है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में वैकेंसी होने पर इलेक्शन का
प्रोसेस जो है वो डिफाइन करता है ये आर्टिकल। तो ऐसे आपको जो है वो थोड़ा सा आर्टिकल वाइज पता होनी चाहिए चीजें, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, 99% एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब आप ही लोग मुझे बताओ कि वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के लिए किस आर्टिकल के तहत प्रोविजन दिए गए हैं, यानी कि कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन की बात करता है। मैंने भी आपको बताया ना, तो आप कमेंट बॉक्स पर अब इसका आंसर बताओ, देखते हैं किसको पता है। क्या ये पहली बार है कि अभी वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया? अभी देखो कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था, नहीं ये पहली बार जो है वो नहीं है। इससे पहले भी हम लोग को देखने को मिला है कि रेजिग्नेशन जो है वो दिए जा चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे कि हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वीवी गिरी साहब 1969, बीएस शेखावत, इन्होंने जो है वो रेजिग्नेशन दिए थे। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, इनका ईयर स्पेशली, है ना। ठीक है, अब वीवी गिरी साहब ने प्रेसिडेंट बनने के लिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ा था, और बीएस शेखावत साहब ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारने के बाद जो है वो रिजाइन कर दिया था। ठीक है, और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने तो ये रीजन बताया, हेल्थ का रीजन जो है वो दिया है कि उनकी स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। तो वही तो थोड़ा सा चिंता में जो है वो डाल रही हैं चीजें। चिंता मतलब कि ये डेमोक्रेसी में ये चीज कई बार जो है वो देखने को मिलती है इलेक्शन से पहले, और यही चीज कंट्रोवर्सी में आ गई है, बट उतना आपको कंट्रोवर्सी में जाना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वाइस प्रेसिडेंट ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा मेंबर्स ने उनके कंडक्ट और न्यूट्रलिटी की तारीफ भी करी कि वाह भैया बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो है वो अपना रोल जो है वो निभाया। उनका बिहेवियर पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस का एक एग्जाम्पल था कि उन्होंने बिना किसी पक्षपात के जो है वो अपने पद को जो है वो संभाला। ये कुछ अच्छी बात है। तो जब तक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस नहीं होता, डेप्यूटी चेयरमैन या नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा प्रेसाइड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले उनका नाम भी बताया था कि अभी इस पद पर, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कौन है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं आप। इलेक्शन कमीशन इस पोस्ट के लिए इलेक्शन अनाउंस करेगी, बट अभी कोई फिक्स टाइमलाइन जो है वो नहीं दी गई है, राइट। और जब इसके इलेक्शंस होंगे तब हम ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए आपका एक टास्क है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस को आज ही आपको पढ़ना है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन की प्रोसेस को रिवाइज कर लो, पढ़ लो। जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज कर लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा आज ये टॉपिक को कवर कर लो, तो उससे आपका जीएस जो है वो कवर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक सुनने वाला टॉपिक है, द फीमेल वर्कफोर्स पजल। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कोविड के बाद थोड़ा इंप्रूव हुआ है, तो ये एक फैक्ट सामने नजर आ रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, इसमें यही बताया गया कि फीमेल फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिली कोविड-19 के बाद। नेशनल लेवल पर अभी भी 27.8% और ग्लोबल लेवल लगभग 50% के आसपास का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर हम आज की डेट में फोकस कर रहे हैं ना कि महिला भी जो है वर्कफोर्स में शामिल हो। मुझे बताइए, अगर हमारी कंट्री की महिलाएं वर्कफोर्स में शामिल होंगी तो हमारी देश की जीडीपी जो है वो कितने बढ़ने की संभावना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कई बार मैं आपको जो है बता चुका हूं कि हमारे देश की जीडीपी जो है वो कितनी हो सकती है अगर हमारे देश की महिलाएं जो है वो भी जॉब करना शुरू कर दें, तो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें तो वर्कफोर्स में, लेबर फोर्स में। और ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा पता ना भी हो तो भी चलेगा। आप ये लिख सकते हो कि ग्लोबल लेवल पर 50% का फीमेल लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, बट वहीं इंडिया के अंदर ये उससे कम है। बस इतना ही लिख दो तो भी चलेगा। अब शहरी क्षेत्र में सिचुएशन और भी ज्यादा चिंतित है। लिटरेसी रेट वहां पर 84.9% होने के बावजूद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मात्र 28% है, यानी कि बच्चियों को पढ़ाया तो जा रहा है, बट पढ़ने के बाद जब उनको जॉब ही नहीं करने मिल रही है तो उस पढ़ाई का फिर क्या मतलब। आप पढ़ाई का अगर यूज ही नहीं कर पा रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में, तो ऐसी पढ़ाई का फिर मतलब ही क्या होता है। मैंने देखा है लोगों को कि अपनी लाइफ बर्बाद जो है वो करते हुए, डिग्री तो ले लेते हैं बट उसमें फिर कुछ आगे फर्दर काम जो है वो कर नहीं रहे। तो ये एक दिक्कत वाली, चिंता वाली जो है वो बातें हैं कि कहने को तो आपने बच्ची को जो है पढ़ा दिया, बट जब बात आई उसकी जॉब करने की तो आपने उसकी शादी करवा दी। होता ही ऐसा, आप देखते होंगे कई बार। और ये चीज जो है वो बच्चियां बहुत फेस करती है अपने घर में, एंड दैट इज ट्रू। बच्ची बोल रही कि नहीं यार मुझे 1-2 साल तो जॉब करने दो एटलीस्ट, तो नहीं, अब आपने पढ़ लिया ना, इतना पढ़ना था ऐसा कहा जाता है और फिर शादी करवा दी जाती है।
मैंने तो पर्सनली देखा हुआ अपने फ्रेंड्स को जिनके साथ ये चीज जो है वो हुई है। काफी फीमेल फ्रेंड्स है मेरी, तो मैंने वो चीज जो है वो देखी, उनकी बातें सुनी कि अरे यार ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने बोला अपने समझाओ, अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे हो तो अपने पार्टनर जो आपसे शादी के लिए अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं तो उनको बोलो आप कि मैं मेरी जॉब करने की इच्छा है, फिर देखो आगे। बट उसमें भी कई बार होता है, नैरो माइंडेड लोग होते हैं कई बार, मेल्स, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं शादी के बाद आप घर पे ही रहेंगे। इनसिक्योरिटी है कि कॉर्पोरेट्स वगैरह में जो है वो लोगों को लगता है कि मतलब अफेयर्स वगैरह जो है वो चलते हैं। भैया अफेयर जो है वो तब होता है जब आप अपने पार्टनर का जो है वो सही ख्याल नहीं रख रहे हो, ध्यान नहीं रख रहे हो, तभी वो दूसरे की तरफ खिंचता हुआ चला जाता है। और दूसरा होता है लॉयल्टी, और मैं बिलीव करता हूं लॉयल्टी में कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे खींच कर कहीं और चला गया, ये बात मेरी याद रखना, लाइफ में बहुत खुश रहोगे। होता ना कि कई बार एक रिलेशनशिप के बाद एक चीटिंग और इन सब चीजों का सामना जो है वो कई बार करना पड़ता है लोगों को। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर मैं नहीं चाहता आपकी लाइफ में कभी ऐसा हो, बट यस लाइफ में होती हैं ऐसी चीजें, ये एक्सपीरियंस सभी को मिलता है। तो जब ये आप जब इस एक्सपीरियंस को फेस करो ना, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो आप ऑफिसर माइंडसेट वाले हो, आपको दुखी नहीं होना है कि यार उसने मेरे साथ चीट कर दिया है, या उसने उसका इंटरेस्ट मुझसे जो है वो हट गया। तो अपने आप को कोसो मत, रुलाओ मत, परेशान मत हो। अपने आप को और ऊपर वाले को बोलो थैंक यू यार, बचा लिया, और एक्सपीरियंस दिलवा दिया कि अगली बार जो है वो ध्यान रखा जाएगा चीजों के बारे में। और कोई किसी ने भी अगर आपको एक बार भी या सिंगल टाइम भी अगर धोखा दिया, उनको उठाकर बाहर फेंक दो अपनी लाइफ से। मेरा एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, मुझे अगर कोई भी चीट करता किसी भी मैटर पे, नॉट इवन रिलेशनशिप, किसी भी मैटर पे मुझे अगर किसी ने धोखा दिया, मेरे साथ गलत चीजें करी, तो मेरा सिंपल सिद्धांत कहता है नंबर डिलीट, आदमी ब्लॉक। मोबाइल से पहली पहली फुर्सत में उसका नंबर डिलीट, दूसरा उस आदमी को लाइफ से ब्लॉक, मोबाइल से ब्लॉक नहीं, लाइफ से, कि नहीं बेटा अब नहीं मिलूंगा मैं। एक ही बार चांस दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता। तो ये चीज मेरी ध्यान रखिएगा, लाइफ बहुत सही रहेगी आपकी। तो यही हो रहा है, महिलाओं को जो है वो पढ़ाया तो जा रहा है, बट नैरो माइंडसेट के चलते उनको जॉब नहीं करने दी जा रही। अर्बन वुमेन के बीच लिटरेसी इंप्लॉयमेंट गैप 57% तक पहुंच गया। सोचिए आप, पढ़ाई होने के बावजूद उनको जो है वो जॉब नहीं मिल रही है। कंपेयर करें डेवलप कंट्रीज के अंदर ये गैप 40% है, डेवलपिंग कंट्रीज में 25% और इंडिया में 33% का गैप जो है वो बताया जाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या कारण है कि शहरी क्षेत्र में स्पेशली कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है जॉब्स में? तो देखो फॉर्मल जॉब्स जो होती है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिससे महिला लॉन्ग टर्म जॉब सस्टेन नहीं कर पाती है ना। ये भी होता है कि कई बार महिलाओं को घर का भी ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। हाँ हाँ, एक मिनट। अरे मम्मी का फोन आ गया था, मानते नहीं है ना ये लोग। मैं बोलता भी हूँ कि भाई लेक्चर के समय पर फोन मत करो, तो वही तबीयत का पूछ रहे थे, थोड़ी क्या तबीयत अपसेट है मेरी आज। चलिए, तो वही देखो केयर। अब मैंने बोला ना आपको, भाई वुमेन ही के अंदर ही वो चीज होती है कि केयरिंग वाला जो नेचर होता है। देखो अभी अभी बात ही कर रहा था, मैं आपको पढ़ा ही रहा था इस चीज के बारे में, आ गया मम्मी का फोन कि तबीयत कैसी है। देखो उन्हें खाना भी बनाना है, उन्हें घर में सब लोगों को पूछना भी है कि सबकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, सब बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। मेरे घर पे पेट एक दौलत, उसका भी अब टेंशन हो गया मम्मी को कि खाना खा रहा है टाइम पे कि नहीं खा रहा है, सही है कि नहीं है, सुस्त तो नहीं पड़ा हुआ है। ये चीज है। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मल जॉब्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि भाई किसी दिन वर्क होम घर में प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मल जॉब्स में जो है वो कह दिया जाए कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम, नहीं, है ना। सेफ्टी का इशू होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत खराब रहते हैं,
अर्बन स्पेसेस जो है वो सेफ नहीं है, अभी भी बाहर जाने में डर है। डर क्या, लोग जो है वो बेकार है, घटिया है, लोगों को सही होने की आवश्यकता है। और मुझे तो, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं, ये चीज आप मेंस में मत लिखिएगा ये वाली जो मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मेंस में आपको जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, इन सब चीजों पर टारगेट करना है। क्योंकि आप ये चीज लिखोगे ना तो ये आउट ऑफ द बॉक्स चली जाएगी और फिर आपको एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे आप। वो इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ करने वाली होती है, लिखने और बोलने वाली नहीं होती। मतलब सिलेक्शन के लिए, फिर सिलेक्शन की बात करो, मैं तो बिल्कुल बोलता हूं। जो लोग होते हैं ना कि लड़की को किसी ने छेड़ दिया, ये मंजले आशिक जो होते हैं, ये आप देखते हो कि ये सब चीजें कॉलेज में शुरू होती हैं बहुत। और उसी दौरान जो लड़का ऐसी हरकत कर रहा है उसको उठा के चप्पल ही चप्पल जब मारा जाएगा ना, तब उसको नेक्स्ट टाइम समझ में आएगा कि ये चीज नहीं करनी है, गलत है। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में चीजें बढ़ती कैसी हैं, रेप के केसेस और ये सब चीजें बढ़ते कैसे, इनको आग कैसे लगती है, मतलब आग कैसे बढ़ती है, क्योंकि वो चिंगारी को हमने नहीं बुझाया तो आग तो बढ़ेगी ना। इनिशियल स्टेज पे ध्यान नहीं दिया, लोग इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो यार, बदतमीजी है, छोड़ो, हमें क्या करना, जाओ। स्टार्टिंग स्टेज में पिटाई करनी चाहिए, और स्पेशली उनके घर वालों को। बट क्या होता है, घर वाले भी बदतमीज है, तो कहां से फिर वो आचरण सिखाएंगे अपने बच्चों को। सेफ्टी इशू, इनफॉर्मल जॉब्स, मेजोरिटी ऑफ अर्बन वुमेन इनफॉर्मल जॉब्स करती हैं बिना पेड लीव, कॉन्ट्रैक्ट या जॉब सिक्योरिटी के। ये भी चीज आपको पता है, जब तक जॉब करेंगे तब तक पैसा हाथ में आएगा। 61.3% अर्बन हाउसहोल्ड्स न्यूक्लियर है, जहां क्रैश फैसिलिटीज की जो है वो कमी होती है। ये बात भी आप जानते हैं, मतलब झूले घर जो होता है ना, जहाँ बच्चे की देखभाल की जा सके। अब भाई जो जॉइंट फैमिली होती थी पहले, तो वहां पर भैया दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी है। आजकल तो ऐसा कि भाई शादी के बाद हम लोग अलग रहेंगे, ये वाला कल्चर आ गया। या नौकरी के चक्कर में लोग बाहर रहते हैं, बच्चा हो गया तो बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैटरनिटी के बाद पार्ट टाइम या री एंट्री जॉब्स अवेलेबल ही नहीं होती, यानी कि एक बार अगर महिला ने जॉब छोड़ दी, फिर दोबारा से जॉब पकड़ने में उनको बड़ी परेशानी जो है फेस करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो और गांव क्षेत्रों में क्यों फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है, क्योंकि वहां पर पहली चीज तो यार गांव क्षेत्रों में आप देखेंगे कि थोड़ा सा अपनापन है, एकता है और जरूरत है। इन सबसे ऊपर आती है चीजें जरूरत की। क्या होता है, शहरी क्षेत्र में अगर एक मेल महीने के 30,000 40,000 कमा रहा है, तो वो एक नॉर्मल 2 लोग के लिए सफिशिएंट, अब मेहनत कर लेगा, इतना कर लेगा, रोटी पानी जो है वो मिल जाएगा। बट गांव क्षेत्रों में जरूरत है भाई, कि नहीं यार काम तो करना है, पैसे कमाना है, आगे बढ़ना है, वो भूख है। एग्रीकल्चर का काम आप कर सकते हो, घर बैठे बैठे पापड़ बना लिए, अचार बना लिए, ये सब काम होता है। ज्वाइंट फैमिलीज होती है, सपोर्ट मिलता है, एक रिस्पेक्ट होती है गांव में। गांव में भी होते हैं बदतमीज लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। बट क्या होता है, गांव के बदतमीज को लोग अच्छे से फिर लठी लेट मारते हैं कि ले बेटा, है कि बदतमीजी कर रहा है, बड़े पैर छुओ, ये होता है ना गांव में। शहर में नहीं होता, क्योंकि शहर में आप थोड़ा ना जानते, शहर में लोगों ने जो है वो रिस्पेक्ट करना बंद कर दी है, पैर छूना बंद कर दिया है लोगों का। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आप लोग को देखो रीजन जो है वो पता लग गया। 2005 से 2019 तक एजुकेशन और इनकम बढ़ने के बावजूद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो गिर गया। क्यों? बिकॉज राइजिंग इनकम ने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को और रीइंफोर्स किया। पैसा बढ़ रहा है ना भाई, जब पैसा जो है वो बढ़ा, लोगों की इनकम बढ़ी, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब लेडीज को घर के बाहर, हमारे घर की लेडीज बाहर काम नहीं करती। अरे उसकी इच्छा तो करने दो ना। देखो मेरी भी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनने खुद से ये चूज किया था कि मुझे जो है वो घर संभालना है, और घर संभालना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। आप 8 घंटे की जॉब तो करा होगे, बट पूरे घर को संभालना मतलब 24 घंटे का टास्क होता है, 24/7। घर के हर एक सदस्य को टिप टॉप रखना। भले ही आपकी, मैं देखता हूँ मम्मी की कितनी भी तबीयत खराब रहती है, फिर भी खाना बनता है। क्योंकि नहीं, नहीं बाहर से मत मंगाओ यार, बाहर से मंगाओगे तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे, ये वाली चीज होती है।
और मैं तो बाहर से मंगाने के पीछे ही पड़ा रहता हूँ। बाहर का ज्यादा अच्छा लगता है ना, थोड़ा टेस्टी टाइप का, जिसमें बनाते समय जब तक उस शेफ का पसीना ना गिरे है। मुंह मत बनाओ, है ना, मुझे पता है कि तुम लोग मुंह बना रहे हो। यार सर कैसी बातें कर रहे हो, क्या बोले, ऐसी बातें मम्मी मुझे बताती हैं तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ कि मैंने कहा वो अच्छा लगता है मुझे। ये होता है ना, मम्मी बोलती है कि बाहर का मत खाया करो, देखो कितनी गंदगी में है, तुम्हें क्या पता अंदर क्या बना है, कल का बना है, आज का बना है। मैंने कहा फिर भी जो भी बोल लो वही पसंद है भाई हमें तो। नहीं नहीं, मेरी मम्मी भी अच्छा बनाती है खाना, ऐसा नहीं है। 2023 50% से ज्यादा सैलरीड वुमेन्स के पास ना कॉन्ट्रैक्टेड है ना पेड लीव है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी। होता है ना लोगों को जॉब पे जो है वो रख लिया, उनको कोई पेड लीव नहीं दी, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दी। देखो आप, ये सब इश्यूज। और देखो इससे क्या होता है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारी जो ताकत है, जो यूथ की जो ताकत है कि भाई वो जॉब कर सकते हैं, हमारे देश के ग्रोथ, डेवलपमेंट, जीडीपी, इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना। अगर महिला जॉब नहीं करेंगी तो क्या होगा, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली लिंक्ड है बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ से भी। पता है आपको, अगर महिला जो है वो जॉब करेंगी तो नई चीजें सीखेंगी, जॉब्स के दौरान भी अच्छा पैसा कमाया जाएगा, और जब एक परिवार में अच्छा पैसा होता है तो उनके बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा एजुकेशन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत जो होती है ना, जैसे बोलते हैं ना कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतना किया, अब आपको अपने बच्चों के लिए जो है वो और डबल ट्रिपल करना है, राइट, अपने बच्चों के लिए। और इवन यस, रिटर्न बैक टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। वैसे पेरेंट्स को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए कि आप जो है वो उतना जितने की मतलब उन्होंने जितना किया आपके लिए, उससे आप कई गुना ज्यादा अच्छा कर लो, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कॉम्प्रोमाइज किया काफी सारी चीजें। अर्बन मिडिल क्लास में ट्रेडिशनल रोल्स और स्ट्रॉन्ग जो है वो हो गए। ये भी हो रहा है अर्बन मिडिल क्लास के अंदर, नहीं हमारे घर की औरतें जो है बाहर काम नहीं करती हैं, तो क्यों परेशान कर रहे हो फिर औरतों को घर के अंदर, है, बातें बड़ी बड़ी करते हो और औरत को घर में मारते हो। होता है ना ये, आप लोग सभी लोग जानते हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आपको समझना है सोसाइटी की, क्योंकि ये सब चीजें आप नहीं समझोगे तो लिख नहीं पाओगे, और लिख नहीं पाओगे मेंस के अंदर तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि चीजों को रिलेट करके आपको जो है वो समझाऊं, कि आप मेरी क्लास एक बार लो और आपको चीजें याद रहे। नेक्स्ट देखो, लिखा है ना, 5वां पॉइंट देखो आप, जस्टिस और इंक्लूजन के अंदर पेट्रियार्की अभी भी स्ट्रॉन्ग हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, कि नहीं भाई मेल फिगर है, फीमेल फिगर क्यों नहीं भाई। और हमेशा याद रखना, घर सबसे बेस्ट वो बनता है जिस घर में कलेक्टिव डिसीजन लिया जाए, ना कि एक सिंगल पर्सन जो है वो डिसीजन ले। हाँ, वी शुड रिस्पेक्ट सीनियर्स को, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो घर के बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो घर में ज्यादा मेरिट होल्डर है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। बट जब डिसीजन की बात आए तो वो कलेक्टिव होना चाहिए, ना कि एक सिंगल पर्सन का, कि कलेक्टिव होगा तो सब खुश होंगे। और जब सबकी राय पूछी जाएगी ना कि बेटा तुम क्या चाहते हो, तो अच्छा भी लगता है। वो भले ही आपको आप ये बोल दो कि यार आप जैसा चाहो वैसा, बट वो पूछना ही जो होता है ना वो बहुत हेल्प कर जाता है, वो रिश्ते को और गहरा कर देता है। नेक्स्ट, अब क्या क्या चीज करनी चाहिए, तो भैया आंगनवाड़ी और क्रैश फैसिलिटीज को और बढ़ाओ, जहां पर महिला जो है वो जॉब पर जाए तो अपने बच्चे को झूला घर में रख कर जाए, जहां पर उसकी अच्छी देखभाल हो सके। गिग इकोनॉमी को प्रमोट करो। गिग इकोनॉमी समझते हो ना आप, कि वो जिसमें रेगुलर जॉब्स ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हो, उस टाइप की, कि आपने एक टास्क जो है फिनिश किया, उसका आपको पैसा मिल गया, नाउ नेक्स्ट टास्क वो आप डिसाइड करोगे कब आपको करना है। पार्ट टाइम रूल्स होने चाहिए। फिर पॉश एक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो। इक्वल पे भी प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं, डिग्निटी, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको जो है वो दिखाई दे रहा है कि जेंडर रोल्स को जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए नेशनल कैंपेन जो है वो चाहिए, काफी सारे हम लोग कैंपेन्स वगैरह जो है वो लॉन्च करें, बिहेवियर चेंज हो लोगों का, है ना, थोड़ा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है वही इसकी सॉल्यूशंस है, ठीक है, बस दैट्स इट। तो ये चीजें हैं, ये तो आती हैं जीएस पेपर 1 के अंदर, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं इस प्रकार की।
अब आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये इंटरनेशनल टॉपिक है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रशिया ने तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है, और इंडिया का क्या स्टांस है अफगानिस्तान को लेकर आपको पता है? क्या हमने तालिबान को ऑफिशियली लेजिटिमेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया है अफगानिस्तान की? बता सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। हालांकि इस टॉपिक को मैं पहले भी कवर करा चुका हूं कि इंडिया जब अफगानिस्तान की तरफ देखती है जहां पर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है, तो इंडिया जो है वो क्या देखती है, बताइए। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इनिशियल स्टेज में जब तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो हमने मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे। बट जब तक हम अफगानिस्तान से हमें लगा कि यार कुछ समय बाद जो है वो चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं, बट नहीं हुई। हमारा पैसा लगा है भाई अफगानिस्तान के अंदर। दूसरा हमारा इंटरेस्ट है। कैसा इंटरेस्ट है? ईरान के छावर पोर्ट से हमें अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुंचना रहता है, यूरोप तक पहुंचना रहता है। तो अगर अफगानिस्तान के साथ हम संबंध नहीं बनाएंगे तो हमें इकोनॉमिक लॉस होगा बहुत ह्यूज लेवल पर, और इस लॉस का फायदा जो है वो दूसरे उठा लेंगे। तो हमने सोचा कि भैया आंख में पट्टी बांध दो, तालिबानियों के साथ भी हाथ मिला लो। क्या होता है कि आपको अपने इंटरेस्ट को जो है वो पूरा करना है भाई। उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आपको चाहे जो करना पड़े वो कर लो, बस इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि कई बार कुछ फैकल्टीज होते हैं वो बड़े खड़ूस टाइप के होते हैं, बदतमीज टाइप के होते हैं। या फिर आप अपनी जॉब पे हो, आपका बॉस है, जैसे आप फॉर एग्जांपल एसडीएम हो और आपका डीएम जो है बड़ा खड़ूस है, या फिर आप कलेक्टर हो, है आपके साथ रोज मतलब आने जाने वाले विजिट करने वाले जो मंत्री वो बड़े अजीब टाइप के गंदे हैं, खड़ूस है। बट फिर भी जो है वो आपको उनको बहुत अच्छे से ग्रीट करना पड़ता है। यस, क्यों भाई? आप जैसे एसडीएम हो, आपका डीएम जो है वो आ रहा है, आपको पता है बड़ा खड़ूस आदमी है साला, बट फिर भी जो है वो आपको उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करना पड़ रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, एक तो पोस्ट की कदर है, दूसरा एक डर भी होता है कि भाई इसको अगर सही तरीके से ग्रीट नहीं किया तो ये मेरे ऊपर एक तो ओवरबर्डन दे देगा टास्क का, या फिर मुझे सोने नहीं देगा वही ओवरबर्डन, या फिर कहीं और किसी पॉलिटिशियन को छेड़ दिया तो ऐसी जगह ट्रांसफर करवा देगा जहां पे हालत ही खराब हो जानी है मेरी। होता है ना ऐसा? तो आप क्या देखते हो? अपने इंटरेस्ट को देखते हो। बोलते हैं ना अपनी कहावत है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वो यही है। तो हमने ये पॉलिसी अपनाई है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है वाली, अफगानिस्तान के साथ, तालिबानियों के साथ स्पेशली। समझ गए आप पूरे टॉपिक को? बस यही था पूरा टॉपिक। अब इसमें क्या है, अब पॉइंट वाइज समझ लो। 3 जुलाई 2025 को रशिया पहला देश बन गया जिसने तालिबान रूल्ड इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन दिया है। लिख लो ये, रशिया पहला कंट्री है जिसने तालिबान रूल्ड इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लिया फॉर्मली। इंडिया ने ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन तो नहीं दी है, पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बढ़ा दिया है। जैसे बातचीत करते हैं हम, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग होती, तो इंडिया ने अभी तक तालिबान को ऑफिशियली फॉर्मल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट यस डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर रिकॉग्नाइज कर दिया है। ये डेवलपमेंट 2021 में यूएस विड्रॉल के बाद बदलती रीजनल पावर डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। वो नाटो फोर्सेस नहीं हट गई थी, उसके बाद तालिबान ने यहां पर कंट्रोल जो है वो कर दिया था। तो ये टॉपिक था भाई, और कुछ नहीं। चलो थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूं। तालिबान ने पहली बार रूल किया था 1996 से लेकर 2001 के बीच में। इस पीरियड के दौरान इंडिया को बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप्स हैं उन्होंने अफगानिस्तान जमीन का मिसयूज किया, और हम जीरो टेररिज्म पॉलिसी पर भरोसा करते आ रहे हैं। और जब हम देख रहे हैं कि ये साले टेररिस्ट जो है वो घुसपैठी वाली हरकतें कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो हमें बड़ी गुस्सा आई। तो हमारा दिमाग खराब हो गया तालिबान को लेकर कि जहां मिलेगा ये इसका सर ईंट उठा के इसका सर फोड़ देंगे। फिर कोविड के बाद बोल लो आप, या 2021 के बाद बोल लो आप, तालिबान पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो खराब हुए। जो हमने देखा, अरे वाह इनके रिलेशंस खराब हो रहा है, तो चलो आओ, ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है।
फिर इंडिया ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, अफगानिस्तान में स्कूल्स बनाए, डैम्स बनाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। अब हुआ ये कि यूएसए ने वहां से एग्जिट मार ली, बट फिर भी हमने पूरी सहायता करना शुरू करी उस क्षेत्र में, है ना। फिर इसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि तालिबान ने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को सप्रेस करने से मना कर दिया। इस वजह से पाकिस्तान तालिबान के रिलेशन जो है और खराब होना शुरू हुए और इंडिया को स्पेस जो है वो मिलती गई। मतलब जहां पर तालिबान पाकिस्तान से अलग हो रहा था वहां पर हमारी एंट्री होती जा रही थी। यानी कि हमें लग रहा था कि चलो ठीक है, अब राइट नाउ अब ये दो दुश्मन दुश्मनी करेंगे तो हम एक दुश्मन का साथ देकर पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। होता यही है ना। अफगानिस्तान इंडिया का पहला रिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में आता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए क्षेत्र स्टेबल रहना भी जरूरी है। देखो मेन गेम है हमारा पैसा लगा है वहां पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना, वो मेन चीज दिमाग पर रखिए। अब ये सब पॉइंट्स तो वो है कि लिखने वाले हैं कि चलो ठीक है ऐसा हो गया वैसा हो गया, कि अफगानिस्तान अलग हुआ। हम चिढ़ते थे तालिबान से कि साला ये टेररिज्म को जो है वो प्रमोट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हम चिढ़ते, दिमाग खराब होता था हमारा ये उसकी हरकतें देखकर। बट अब पहले तो ये तालिबान रूल आया था तब तो हमने मना कर दिया था कि नहीं भाई हम बातचीत नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। हमें लगा कि यार बहुत पैसा लग गया यार अपना, और दूसरी बात अब सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है तो अफगानिस्तान के साथ तो बात करनी पड़ेगी ना। तब जाकर फिर हमने बात करी। अब सुनिए आप, अफगानिस्तान का उपयोग जो है वो एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स ना करें, ये इंश्योर करना हमारा गोल है। हम जब भी तालिबानियों के साथ बैठते हैं बातचीत करते हैं वो यही बोलते हैं कि भैया देखो गलती से भी तुमने अगर टेररिज्म को इंडिया की तरफ प्रमोट करवाया तो याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ हमारा लफड़ा है, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम देखो आ गया ना ये जो मैं आपको बता रहा था छाबर पोर्ट, ये सब चीजें बिल्कुल याद रखने वाली चीजें हैं। छाबर पोर्ट जो ईरान के अंदर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास देखिएगा छाबर पोर्ट आपको दिखाई देगा। हम इस पोर्ट से अफगानिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में हमें एंट्री मिलती है। तो इसलिए जरूरी है अफगानिस्तान के साथ बातचीत रखना। तीसरा पॉइंट, एनर्जी, सेंट्रल एशिया के एनर्जी रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान एक मेन जोन है और इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है यहां पर, और स्टेबिलिटी बनाने के लिए इंडिया का हस्तक्षेप जरूरी है। मतलब ये मान के चलो कि ये स्टेट मतलब इस क्षेत्र में कोई गड़बड़ी ना हो, तो इसलिए हम यहां पर जाकर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किए हुए हैं बातचीत करके। क्योंकि बातचीत नहीं करेंगे ना, मुंह बना के बैठे रहेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन कब निकलता है? जब बातचीत हो। भले ही आपका दुश्मन है कोई, आपको पता है कि आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि यार वो आपका एक तो नेबर है और नेबरों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि जरूरत पड़ सकती है कभी ना कभी। तो आपने सोचा यार चलो ठीक है ब्लॉक तो नहीं करेंगे बट उठेंगे बैठेंगे नहीं साथ में, कभी कभी मुलाकात हो गई तो हाय हेलो करेंगे और अपने इंटरेस्ट की पूर्ति करेंगे। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं जाऊंगा, उसे जरूरत होगी तो मैं पहले सोचूंगा कि इसकी जरूरत की पूर्ति कितनी करनी है। यस, तो दिस इज द गेम। ये डिप्लोमेटिक गेम है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे खेला जाता है और यही तो आपको सीखना है। और ये इसी चीज की समझ तो आपके मेंस के आंसर में दिखनी चाहिए, जब दिखेगी तब होगा सिलेक्शन। बैरी बुजान के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान एक बफर स्टेट है जो साउथ एशिया के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल सही। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक्सपेंड हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। तो यही है, तालिबान अभी भी इंटरनेशनल सैंक्शंस पे है। इंडिया डेमोक्रेसी होने के नाते, मतलब यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते थोड़ी सी चिंतित है कि यार ये तालिबानी कहीं पलट न आए। तो बट हाँ ठीक है, हम जानते हैं पलट भी जाएगा तो भी हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। होता है ना कि अपन ऐसी चीज बोलते हैं ना कि हमेशा अपना दाव किसी एक जगह पे मत रखो, नहीं तो आप उलझ जाओगे, फंस जाओगे। हमेशा याद रखना कि योर प्लान्स, यू शुड हैव मल्टीपल प्लान्स, बट प्रायोरिटी किसी एक प्लान पर देना जरूरी है स्टार्टिंग में। फिर वो काम नहीं करेगी फिर दूसरे पे आना,
फोकस ऑन वन थिंग, बट बैकग्राउंड में मल्टीपल चीजें होना जरूरी है। वुमेन और माइनॉरिटी राइट्स तालिबान रूल में उल्लंघन हो रहा है, और इंडिया भी इस चीज के खिलाफ है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है ना तालिबानी। फिर इंडिया की प्रेजेंस से पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर इंटेंसिफाई कर सकता है, राइट? तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। पाकिस्तान इंटरफियर करेगा, पाकिस्तान भी बात करेगा, वो कर रहा है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल्स पे ग्रिप बनाना भी स्टार्ट कर दिया इन क्षेत्रों में। अब तालिबान के अंदर डिविजन्स हो रहे हैं, फ्रैक्शंस हो रहे हैं, इससे हो सकता है कि पॉलिसीज में शिफ्ट्स जो है वो नजर आए, राइट? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी का भी इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। रशिया को तालिबान के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए अभी मजबूर जो है वो हुआ रशिया। देखो, रशिया मजबूर नहीं हुआ, रशिया बहुत चालाक है। रशिया को पता है कि मुझे सेंट्रल एशिया तक जो है वो पहुंचने के लिए मुझे भी अफगानिस्तान से होते हुए गुजरना है, तो क्यों ना मैं अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करूं, काउंटर करने के लिए ईरान को, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, है ना, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को। ये चीज है, गेमर है वो, रशिया भी एक बड़ा गेमर है। एनीवेज, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी जो है वो यही है कि रिकॉग्नाइजेशन के बिना भी हम बातचीत जो है वो करते हैं, और हम अपने इंटरेस्ट की पूर्ति कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम में वुमेन राइट्स सपोर्ट किए जाए, इन सब चीजों पर बातचीत की जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में तालिबान को भी लाया जाए, और तालिबान को भी फिर धीरे से डेमोक्रेटिक बनाया जाए, उसको सिखाया जाए कि भाई ऐसी चीजें करो, है ना, एजुकेशन पर ध्यान दो, बच्चों को गन्स मत पकड़ाओ, वो चीज है। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, स्टेबल कॉइन लिख लेना भैया, ये वाला टॉपिक लिखिए आप। बेसिक कंसेप्ट बताता हूं सबसे पहले तो मैं आपको। स्टेबल कॉइन, ये चीज आपको पता रखनी है। स्टेबल कॉइन क्या है? ये स्टेबल कॉइन है, पहला पॉइंट लिख लीजिए। स्टेबल कॉइन है ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी, ये लिखेंगे आप, ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब इसकी वैल्यू जो है वो किसी स्टेबल एसेट से लिंक्ड होती है। जैसे डॉलर के साथ गोल्ड के साथ, यानी कि गोल्ड बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये ऐसा है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख दो, इसको जो है वो डिजाइन किया गया है, इसको जो है वो डिजाइन किया गया है कि स्टेबल वैल्यू मेंटेन किया जाए, स्टेबल वैल्यू मेंटेन किया जाए, और इसलिए इसको लिंक किया गया है फिएट करेंसी के साथ, जैसे यूएस डॉलर हुआ, या फिर कुछ एसेट के साथ जैसे कि गोल्ड, ये लिख लो। अब इसका उपयोग आप कर सकते हो वैल्यू स्टोर करने के लिए, मतलब सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए कर सकते हो आप, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे बिटकॉइन हुआ, वो अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, यू नेवर नो कब इस पर अप डाउन आ जाए। बट इसको अगर लिंक किया इन्होंने किसी उसके साथ, क्या बोलते हैं, फिएट करेंसी के साथ, तो बेटर ही है ना। बट दिक्कत यह है कि इनका रेगुलेशन काफी वीक है, इसलिए क्योंकि जो जो क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, उनका रेगुलेशन बहुत वीक होता है, इसलिए तो डरती आरबीआई ने तक कह चुका है कि भैया बिटकॉइन बहुत बड़ा रिस्की है, और उससे दूर रहे सभी लोग। कहा है ना, कितनी बार चेतावनी दी आरबीआई ने, वार्निंग दी, अभी लेटेस्ट रिसेंट भी दी थी। अब यूएसए ने जीनियस एक्ट पास किया, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया कि स्टेबल कॉइन्स के नाम से समझ रहे, स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी है जो स्टेबल है, राइट। अब सुनना आप, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, यूएसए ने लेकर आया है कानून जीनियस एक्ट स्टेबल कॉइन के लिए। यूएस कानून लाया है जिसका नाम है जीनियस एक्ट स्टेबल कॉइन के लिए, ठीक है। अब सुनिएगा, ये चीज लिख लिया आपने। अब अलग अलग प्रकार के स्टेबल कॉइन्स होते हैं,
अब ये लिख लीजिए, फिएट, फिएट कोलैटरलाइज, नाम से में आ रहा है कि इसमें फिएट करेंसी के साथ ये लिंक है, जैसे यूएस डॉलर हुआ, है ना। नेक्स्ट लिखो क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड, ये ABCD है पूरे लिख लेना, क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड, ये क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोस के साथ जो है वो लिंक्ड होता है ना। नेक्स्ट एल्गोरिथमिक, एल्गोरिथमिक वैल्यू मैनेज होती है कोड्स के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू। एक था टेरा US डॉलर, वो फेल हो चुका है, बंद हो गया मतलब अब। एक होती है कमोडिटी बैक्ड, मतलब आप गोल्ड सिल्वर इसके साथ जो है उसको आप लिंक कर सकते हो। और अभी जो स्टेबल कॉइन जीनियस एक्ट के थ्रू जो रेगुलेट करने की बात की जा रही है, वो मेनली एसेट्स यानी कि गोल्ड और फिएट करेंसी जैसे US डॉलर, इसके साथ लिंक करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब सुन लो, ये आप ये जो कानून लेकर आई है USA, बस आपको अब इसमें लिखना नहीं है, बस आपको एक चीज समझ में आ गई ना, किसको रेगुलेट करने के लिए, स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए USA जीनियस एक्ट लेकर आई है ना, जिससे कि रिस्क जो है वो कम हो, जो भी लोग इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको कहीं ना कहीं ग्रीवियंस यानी कि उनकी शिकायत करने का उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। जो रेगुलेटर्स हैं वो फ्रीज कर सकते हैं एसेट्स इलीगल ऑर्डर्स के, यानी कि उनको लग रहा है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, इलीगल चीजें तो नहीं हो रही, तो वो सीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ है डी वाले पॉइंट में, देखिए आप, स्ट्रिक्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लागू कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट, जितना आपको समझना था सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये देखो ये वाला चार्ट जो है ना, ये सभी लोग अपने घर पर मतलब अपने पास जो है वो इसके नोट्स बना लेना, स्टेबल कॉइन और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, RBI की है ना, CBDC, ई रूपी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लिख लेना ये पूरे इसके पॉइंट्स है वो पूरे लिख लो आप। जैसे कि स्टेबल कॉइन इशू कौन करता है, प्राइवेट कंपनी कर सकती है, CBDC तो सरकारी होता है, ये पूरे इसके पॉइंट्स लिख लो आप बस। बहुत अच्छा चार्ट है ये, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जो है वो लिख लेना, ले लो स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1 चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो किससे रिलेटेड है, इंडिया US अर्थ अरे ये पढ़ा हमने, निसार, नासा इसरो का सिंथेटिक अपार्चर रडार, ये पहला पॉइंट पूरा लिख लो, पहला ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नासा और इसरो का, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट समझ रहे हो ना, कि पूरी धरती को जो है वो, इसको आई भी कहा जाता है, अर्थ आई भी कहते हैं, पूरी धरती को जो ऑब्जर्व करता रहता है। GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया जा रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये पहुंच जाएगा 743 किलोमीटर। निसार जो है बहुत दशकों से इसरो और नासा इस पर काम कर रही थी, दुनिया की पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक, ये लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ो बस हो गया। सैटेलाइट का वेट क्या है क्या नहीं है, ये तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, बस ये चीज आप लिखिएगा। ये देखो लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, जो भी फॉल्ट लाइंस है उन सब चीजों को ये बिल्कुल सेकेंड वाइज चेक करेगी, इमेजेस जो है वो निकालेगी, धरती के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में क्या चेंज, मतलब हर चीज को इसको ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, बस ऑल वेदर फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। हत्ती ट्राइब नॉर्थ इंडिया की, इसका आंसर आप ही बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हत्ती ट्राइब कुछ नहीं है, इस ट्राइबल ग्रुप के बारे में कुछ चीजें मेंशन्ड है। हार्ट्स रूरल मार्केट से इसका नाम रखा गया है, हार्ट्स होता है ना, हार्ट लगा है, अपन बोलते हैं ना हार्ट लगा है, हार्ट। खुमली ये ट्रेडिशनल गवर्नेंस बॉडी है इनकी, जहां पर मतलब न्यायालय है, कोर्ट है आप कह सकते हो इनका, खुमली। ठीक है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सासी स्कीम, नाम से जन्म में आ रहा है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, ये सब चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए स्टेट्स को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, फंड्स प्रोवाइड करा रही है। ये स्कीम जो है वो सेंट्रली फंडेड है, राइट, बट इसका एग्जीक्यूशन जो है वो स्टेट करेगी। प्रोजेक्ट्स इसके अंदर जो है वो 24 महीने के अंदर कंप्लीट होने चाहिए अप्रूवल से। ये स्कीम जो है वो फोकस करती है कि टूरिज्म वैल्यू चेन के ऊपर, राइट, कि बढ़िया तरीके से स्टेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, बस। और ये आपका एक टॉपिक है, शेड्यूल ट्राइब्स जो इंडिया के अंदर है, वहां पर पॉलीएंड्री हम लोग को देखने को मिलती है, बहुपति प्रथा मल्टीपल हस्बैंड्स। तो उसी से एसोसिएटेड ये टॉपिक है कि क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं, और मतलब उस पर डिफरेंस बताने की पूछा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करना इसको अटेम्प्ट करने की। और ये है ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। बस आज के लिए इतना ही था, अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूं। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल। और मुझे प्लीज बता देना कि वॉइस अब क्लियर है कि नहीं।